आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में आपदा एवं आपदा प्रबंधन। इस वीडियो में सर्वप्रथम हम लोग आपदा किसे कहते हैं वो सीखेंगे, फिर झारखंड में घटित होने वाली प्रमुख आपदाओं को समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपदा प्रबंधन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वीडियोस के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपको सभी कुछ इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी दूसरे बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपदा प्रबंधन अथवा आपदा से आता है तो आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगी। जिन एस्पिरेंट्स को मेरे बोलने की गति थोड़ा स्लो लगती है वो लोग कृपया वीडियो का जो स्पीड है वो 1.5 अथवा 2 गुना स्पीड से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपदा को समझते हैं। तो आपदा क्या होती है? ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो अचानक घटित होती है और जिसके कारण जीवन और संपत्ति की व्यापक क्षति होती है। मतलब यही है कि आपदा जो है एक ऐसी घटनाएं अथवा दुर्घटनाएं होती है जो अचानक से घटित होती है और बहुत से जान माल की क्षति कर देती है। आपदा दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक आपदा अथवा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी तूफान, सुनामी, सूखा और बाढ़। जबकि मानव जनित में जैसे युद्ध हो गए, परमाणविक घटनाएं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु विस्फोट हो जाए, या फिर रासायनिक घटनाएं जैसे कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो इसी प्रकार की जो घटनाएं होती है वो रासायनिक घटनाएं हैं, और परमाणविक घटनाएं न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित होती है। और युद्ध, अगर दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो वहाँ पे भी ये जो आपदाएं होंगी वो मानवजनित आपदा के अंतर्गत आती है। जबकि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात जिनमें मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है उसे प्राकृतिक आपदाओं के बीच में रखा गया है। चूँकि आपदा जो होती है वो आकस्मिक घटना होती है और इसे घटित होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि घटित होने के पहले ही इसके कुशल प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाए, जिससे कि हम लोग नुकसान को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपदाएं जो होती है वह अप्रिय घटना तो है ही, साथ ही साथ आकस्मिक होती है। मतलब किसी को इसके बारे में कोई खास आइडिया नहीं होती कि ये कब घटित होने वाला है। ऐसे स्थिति में आपदा होने के बाद अगर हम लोग उसके कार्रवाई करने लगे, इससे बेहतर है कि हम लोग जैसे जान रहे हैं कि बाढ़ जो है वो हर साल आती है, तो क्यों ना हम लोग बाढ़ आने के पहले ही हम लोग उचित व्यवस्था कर लें ताकि बाढ़ आने के बाद जो क्षति होगी वह क्षति मिनिमाइज किया जा सके। तो पहला आपदा है भूकंप। झारखंड को भूकंप के दृष्टिकोण से न्यून जोखिम वाला क्षेत्र में रखा गया है। इसे झारखंड को 3 जोन में बांटा गया है, 2, 3 और 4 जोन। जोन 2 के अंतर्गत 7 ज़िले हैं, जोन 3 के अंतर्गत 15 ज़िले हैं और जोन 4 के अंदर 2 ज़िले हैं। तो हम लोग जोन 4 को याद रखेंगे और जोन 2 को याद रखेंगे। जो जोन 3 जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। तो जोन 2 में गोड्डा और साहिबगंज का उत्तर वाला भाग, और जोन 4 में आपका गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ से आपका जो नीचे का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो होगा वो जोन 4 में आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को एक्सक्लूड कर देना है। मतलब कि एक लाइन खींच दीजिए आप मैप में, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ से होते हुए, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ से होते हुए, और उसका जो नीचे का जो पोर्शन होगा वो सभी जोन 4 के अंतर्गत आता है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को एक्सक्लूड कर दीजिए आप, मतलब हटा दीजिए। तो एस से सिमडेगा और एस से सरायकेला, ये दोनों को ही जोन 4 के अंतर्गत नहीं रखना है।
तो यहाँ पे टोटल 7 जिले हो जाएंगे। गुमला 1 नंबर, लोहरदगा 2, रांची 3, रामगढ़ 4, खूंटी 5, वेस्ट सिंहभूम 6 और ईस्ट सिंहभूम 7। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को छोड़ देना है, मतलब 2S को छोड़ देना है। अब जोन 3 के अंतर्गत ये जो बाकी का क्षेत्र दिख रहा है, ये जोन 3 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, गोड्डा और साहेबगंज जो है वो जोन 3 के अंतर्गत भी आता है। तो एक बार रिपीट करते हैं। झारखंड जो है वह न्यून जोखिम, भूकंप के दृष्टिकोण से न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है। और झारखंड में मुख्यतः 3 जोन है, जोन 2, 3 और 4। जोन 4 जो है वो गोड्डा और साहिबगंज का उत्तर वाला भाग है, और जोन 2 जो है वह आपका गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ से होते हुए आप एक लाइन खींच दीजिए, और उसके नीचे के जितने भी ज़िले होंगे वो सभी जोन 2 के अंतर्गत आएंगे, बस सिमडेगा और सरायकेला खरसावां को छोड़ करके। और ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ जितने भी ज़िले आपके दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग साहिबगंज और गोड्डा, ये सभी जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 15 ज़िले हैं। तो यहाँ पे इतने डिटेल्स में नहीं पूछे जाएंगे। खूब से खूब अगर भूकंप के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कौन कौन से जोन आते हैं, 2, 3 और 4। इससे ज़्यादा कुछ पूछने की ज़्यादा संभावना नहीं बनती है। सेकंड नंबर की जो आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ से यहाँ के 14 ज़िले प्रभावित रहती है। जैसे कि आप 4 नदियाँ याद रखिए, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी और शंख नदी। और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वही बाढ़ से प्रभावित होता है। तो गंगा नदी, हम लोग सभी जानते हैं कि गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये है साहिबगंज से प्रवाहित होने वाली नदी है गंगा। और चूँकि साहिबगंज के आसपास का क्षेत्र है गोड्डा और पाकुड़, तो ये जो तीनों क्षेत्र है ये आपका बाढ़ प्रभावित होता है। फिर आता है स्वर्णरेखा नदी। तो आप लोग देख सकते हैं स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के नगड़ी से निकलते हुए ईस्ट सिंहभूम के रास्ते से आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस क्षेत्र में जो आपका सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित रहती है। अब इधर है दामोदर नदी। दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है, फिर लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो से होते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है झारखंड में, और दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वह है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ये सभी डेटा नदी वाले चैप्टर में हम याद करवाएंगे आप लोगों को। अभी फ़िलहाल इतना बस जान लीजिए कि दामोदर नदी जो है वो धनबाद, बोकारो से होकर के गुजरती है, और धनबाद और बोकारो जैसे ज़िले में बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो दामोदर नदी है। फिर आता है शंख नदी। शंख नदी आपका गुमला से निकलती है और सिमडेगा के रास्ते आपका उड़ीसा की तरफ प्रवाहित हो जाती है। ये शंख नदी जो है ये दक्षिण कोयल नदी से आपका आगे चल के उड़ीसा के पास मिलता है, और इस शंख नदी के कारण गुमला और सिमडेगा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ की संभावना बनी रहती है। और फिर आता है आपका सोन नदी। तो सोन नदी के कारण गढ़वा पलामू का क्षेत्र जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सोन नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो 90-30 किलोमीटर स्क्वायर है। 90-30 किलोमीटर स्क्वायर है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब प्रबल संभावना है कि दामोदर नदी का भी पूछा जा सकता है, 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब आप याद रखिए रफली कि 13,000 किलोमीटर स्क्वायर, और जो स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र है वो लगभग 12,000 किलोमीटर स्क्वायर है। बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो है मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण झारखंड में बाढ़ की संभावना बनती है। हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में सिर्फ सोन नदी को छोड़कर बाकी जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है वो सभी मौसमी नदियाँ हैं, और मौसमी नदी मतलब मानसूनी वर्षा के दौरान इन नदियों में जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बन जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। और इस बाढ़ के कारण धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा खेती जो है वो धान की होती है, और बाढ़ का जो सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो भी धान पे ही पड़ता है। साथ ही साथ परिवहन व्यवस्था भी ठप हो जाती है, और मानवीय स्वास्थ्य के
स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा के जल के कारण जब सड़कों पे, गड्ढों पे, नदी नालों पे जब जल एकत्र हो जाता है तो उस समय बहुत से कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हम लोग सूखा से बात करें तो सूखा से राज्य के 24 जिले ही प्रभावित है। अब सामान्य सूखा किसे कहते हैं? अगर सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा हो तो उसे सामान्य सूखा की दर्जा में रखा जाता है। मध्यम सूखा, अगर सामान्य वर्षा से 25 से 50% कम वर्षा हो तो उस स्थिति को हम लोग मध्यम सूखा बोलते हैं। और गंभीर सूखा आप देख सकते हैं कि अगर सामान्य वर्षा से 50 से 75% कम वर्षा हो तो उसे गंभीर सूखा की श्रेणी में रखते हैं। और अगर सामान्य वर्षा से 75% से भी कम वर्षा हो तो यह आपदा का रूप ले लेती है। और उत्तर पश्चिमी भाग जो ये पलामू, गढ़वा और चतरा मतलब गढ़वा, पलामू, चतरा, ये 3 जो ज़िले हैं ये हमेशा आपका यहाँ पे जो सूखा होता है वो आपदा का रूप ले लेता है। मतलब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा यहाँ पे होती है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि ये जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र है और पाट क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है और जिसके कारण इसके पीछे का जो जगह है पलामू और गढ़वा, ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मतलब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून चल करके आपका खूंटी, रांची, सरायकेला इसमें वर्षा करवाती है और पाट क्षेत्र में वह पलामू और गढ़वा तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके कारण गढ़वा पलामू का क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होती है। इस कारण भी यहाँ पे वर्षा कम होती है जिसके कारण यहाँ पे ये क्षेत्र साल के ज़्यादातर समय सूखा ही प्रभावित रहती है। और झारखंड का सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिला अगर है तो वह है पलामू। और वर्ष 2010 में ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2010 में राज्य जो है वो गंभीर सूखे से प्रभावित था। खास करके 12 जिले जो है वो गंभीर सूखा प्रभावित था। और सूखा से बचने का मुख्य उपाय क्या है कि बांध बनाया जाए, तालाब बनाया जाए, डोभा का निर्माण किया जाए और वृक्षों की कटाई पर जो है नियंत्रण किया जाए। तो ये सब उपाय नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में खूब से खूब अगर पूछा जाएगा तो ये वर्ष 2010 में क्या हुआ था वो पूछेगा कि झारखंड राज्य में गंभीर सूखा कब पड़ा था, तो वर्ष 2010 हो जाएगा। सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला कौन सा है तो वो पलामू हो जाएगा। इसका रीज़न आपको बताया गया है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। इसके लिए कोई भी आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन और आपका खूब से खूब ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला ज़्यादातर सूखाग्रस्त रहता है, तो पलामू, गढ़वा और चतरा, गढ़वा, पलामू, चतरा। फिर चौथा नंबर का जो आपदा है वो है तड़ित। इससे 24 जिले प्रभावित है। तड़ित का मतलब यही होता है कि वर्षा के दिनों में जो आकाश में बिजली चमकती है अगर वो ज़मीन में गिर जाए तो इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई वोल्ट वाला करंट होता है जिसके कारण जो भी इंसान या जानवर इसके संपर्क में आता है वो आपका या तो डेथ हो जाता है या तो फिर वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं चूँकि पाट क्षेत्र जो है वो सबसे ऊंचा वाला भाग है, तो पाट क्षेत्र में मतलब लोहरदगा, गुमला, लातेहार, इस क्षेत्र में बिजली गिरने की ज़्यादातर संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही साथ रांची और हजारीबाग, हम लोग ये जानते हैं रांची पठार की जो ऊंचाई है 600 मीटर और हजारीबाग पठार की जो ऊंचाई है वो भी 600 मीटर। तो ये एक ऊंचा क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पे भी बिजली हमेशा गिरती रहती है। साथ ही साथ गिरिडीह, हम लोग जानते हैं कि गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ है, तो ये भी एक ऊंचा क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी आपका हमेशा तड़ित की समस्या देखी गई है। और पारसनाथ पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। तड़ित से निपटने के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान मतलब श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची, जो कि रांची में है, यहाँ पे विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को तड़ित से बचने के लिए तैयार किया जा सके।
उपाय क्या है? उपाय एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन समझ लीजिए, वर्षा के समय घरों से नहीं निकलना है और पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है वर्षा के समय, साथ ही साथ बिजली एवं तार के खंभों से दूर रहना है। झारखंड में शीतलहर की भी समस्या देखी जाती है और इससे 24 जिले प्रभावित है। साथ ही साथ झारखंड में खनन दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि झारखंड जो है वो मिनरल से भरपूर एक राज्य है। यहाँ पे देश के कुल खनिज का 40% भंडार संचित है। ये याद रखिएगा, ये भंडारण के दृष्टिकोण से 40% है। भंडारण और उत्पादन दोनों अलग अलग होता है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो पूरे देश का 40% मिनरल्स जो है वो भंडारित है आपका झारखंड में। और तो अगर मिनरल्स हैं यहाँ पे, तो खनन के जरिए ही इन मिनरल्स को निकाला जाएगा और खनन के दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, जैसे कि खान जो है वो धंस जाएगा, या फिर खनन के दौरान जो गड्ढे बनाए जाते हैं, निर्मित गड्ढे होते हैं, उसमें मजदूर जो है वो गिर जाते हैं, या फिर खनन के दौरान बहुत से प्रदूषक गैसों का निर्गमन होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। धनबाद जो है वो कोयलांचल या फिर कोल सिटी है, तो वहाँ पे आपका खनन का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण धनबाद में खनन संबंधी दुर्घटनाएं देखने को ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा आप लोग जानते हैं, कोडरमा फेमस है अभ्रक के लिए, पूर्वी सिंहभूम तांबा के लिए और पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क के लिए। तो लगभग जिलों में कुछ न कुछ अयस्क पाया ही जाता है, और उन अयस्कों को खनन के द्वारा जब निकाला जाता है तो खनन दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है या फिर खनन दुर्घटनाएं होती है। 7वें नंबर का जो आपदा है वो है जंगलों में आग लगना। तो इससे 10 जिले प्रभावित है। देखिए, ये सब आपदाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। जो आपदा प्रबंधन है, हम लोग विभिन्न प्रकार के संस्थान पढ़ेंगे और वो किस आपदा से निपटने के लिए कार्य करता है, तो वो सब पूछने की ज़्यादा संभावना होगी। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी समितियां बनी है, कौन सा आपका योजना चल रहा है, तो वो सब एग्ज़ाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अब ऐसा नहीं पूछेगा कि जंगलों में आग की समस्या जो है देखी जाती है तो झारखंड के कितने ज़िले प्रभावित है, तो आंसर है 10 जिला। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब जंगल में आग की समस्या वहाँ देखी जाएगी जहाँ जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे जंगल हो। तो झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो कि हमेशा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, इन जिलों में के जंगलों में आग की समस्या हमेशा देखी जाती है। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी भाग में, मतलब सिमडेगा और गुमला क्षेत्र में भी आपको आग की समस्या देखी जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये, और ये जो क्षेत्र है ये, तो मतलब उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, और दक्षिण पश्चिम में आपका गुमला, सिमडेगा। आग लगने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हवा, यहाँ पे जो वन है वो वनों की बहुलता में अगर देखें तो सबसे अधिक वन जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब ये शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जब हवा चलती है तो इन पेड़ों के बीच में टक्कर के कारण घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण से आग लग जाती है जंगल में। साथ ही साथ मानव के द्वारा जब महुआ को चुनने के लिए जाया जाता है या फिर वृक्ष की लकड़ियों का संग्रहण किया जाता है, उस दौरान रोशनी के लिए आग लगाया जाता है। महुआ का जो फूल फल है ये सुबह के समय चुनने के लिए लोग जाते हैं और उस समय रोशनी के लिए लोग आग लगाते हैं, जिसके कारण आग की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ पर्यटकों के द्वारा सिगरेट, बीड़ी, माचिस ये सब को जलता हुआ जब जंगल में फेंक दिया जाता है लापरवाही के कारण, तो इससे भी जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब 8वें नंबर की आपदा जो है वो हाथियों का आक्रमण है। इससे भी 10 जिले प्रभावित है। तो इसमें तो आप लोग याद रखिएगा, सारंडा का जंगल होना ही होना है, साथ ही साथ दालमा वाला क्षेत्र भी होगा, और पलामू, दुमका और हजारीबाग। इसका मुख्य कारण क्या है, ये कारण एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाथी जो है हमारा राजकीय पशु है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो मेन कारण तो यही है कि मानव के द्वारा इनके प्राकृतिक आवास मतलब जंगलों में हस्तक्षेप कर जाना,
और साथ ही साथ सुगंधित महुआ फूलों की तरफ इन हाथियों का आकर्षण होना। तो ये दो कारण है कि हाथी जो है वो आपके मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, तो ढोल नगाड़ों की आवाज़, मतलब ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं, आग लगाई जाती है तथा मिर्च का गंध भी आपका दिया, मतलब मिर्च को जलाने से जो गंध उत्पन्न होती है उससे भी हाथी जो है वो दूर भागते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि हाथियों को मानव बस्तियों में आक्रमण से दूर भगाने के लिए क्या उपाय है। तो मिर्च की गंध, साथ ही साथ ढोल और नगाड़ों की आवाज़ और आग। अगला नंबर का जो आपदा है वो है चक्रवात। चक्रवात से 8 जिले प्रभावित है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो आपका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये आपका पश्चिम बंगाल से निकट है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के निकट है, जिसके कारण अगर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आता है तो उससे ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ धनबाद, ये भी वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, बोकारो, ये क्षेत्र जो है आपका चक्रवात से प्रभावित रहता है। और भगदड़ के कारण यहाँ पे 4 जिले, तो हम लोग जानते हैं देवघर में श्रावणी मेला में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिसके कारण भगदड़ होती है। रांची यहाँ की राजधानी है, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। रांची और खूंटी, रांची से ही अलग हुआ था खूंटी, तो रांची खूंटी में एक जैसा माहौल है। और पूर्वी सिंहभूम हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जमशेदपुर है, ये भी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे भी भगदड़ की समस्या देखने को मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। इससे पहले हम लोग जो आपदाएं पढ़ें इनको एक बार रिपीट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको याद करने की कोशिश करते हैं। भूकंप के दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है। यहाँ 3 जोन है, 2, 3 और 4। अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ के लिए याद रखिएगा गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, स्वर्णरेखा नदी के आसपास का क्षेत्र, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र, दामोदर और शंख नदी के आसपास का क्षेत्र। तो गंगा नदी जो है वो साहिबगंज से प्रभावित होती है, तो और साहिबगंज जो है वो गोड्डा और पाकुड़ से सटा हुआ है। तो ये गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़, इन जिलों में बाढ़ की समस्या देखी जाती है गंगा नदी के कारण। स्वर्णरेखा नदी जो है वो आपका रांची के नगड़ी से निकल करके ईस्ट सिंहभूम के रास्ते होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा यहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। अगर सोन नदी की बात करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। दामोदर नदी जो है वो आपका लातेहार का टोरी से निकलती है और धनबाद, बोकारो के रास्ते आपका वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपका दामोदर नदी के कारण धनबाद और बोकारो में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। शंख नदी की बात करें तो ये गुमला के चैनपुर से निकलकर सिमडेगा के रास्ते आपका उड़ीसा बॉर्डर के पास उड़ीसा बॉर्डर के पास दक्षिण कोयल नदी से मिल जाती है। तो इस शंख नदी के कारण सिमडेगा में आपको बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी। बाढ़ का मुख्य कारण यहाँ पे जो है वो है मानसूनी वर्षा के दौरान नदियों के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाना। धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और परिवहन व्यवस्था भी ठप हो जाती है और मानवीय स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव डालता है। सूखा से बात करें तो 24 जिले सूखा प्रभावित है, जिसमें से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पलामू जिला जो है वो सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिला है झारखंड का। साथ ही साथ पलामू के साथ साथ गढ़वा और चतरा। और वर्ष 2010 में झारखंड को गंभीर सूखा राज्य में घोषित किया गया था। तड़ित की बात करें तो यहाँ पे 24 जिले, खास करके याद रखिएगा पाट क्षेत्र, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार और साथ ही साथ गिरिडीह। और तड़ित से बचने के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसे कैसे याद रखिएगा कि तड़ित के लिए जो है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का ही चुना गया है। तो श्री कृष्ण जो है वो भगवान है और भगवान से आप लोग को इंद्र जी भी याद होंगे। इंद्र जी जो है वो वज्र, उनका जो मेन इंस्ट्रूमेंट था लड़ाई का वो था वज्र, और वज्र मतलब यही तड़ित। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा श्री कृष्ण जी, इंद्र जी और तड़ित। शीतलहर से 24 जिले प्रभावित है और खनन दुर्घटना से 16 जिले, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। धनबाद कोयला के लिए, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह कोयला के लिए,
कोडरमा अभ्रक के लिए, पूर्वी सिंहभूम तांबा के लिए और पश्चिमी सिंहभूम जो है वो लोयस्क के लिए। जंगलों में आग की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग ये हुआ और दक्षिणी पश्चिमी भाग ये हुआ। उत्तर पश्चिमी भाग गढ़वा, पलामू, चतरा, GPC। वैसे तो GPS होता है, एस हटा के C कर दी, GPC, गढ़वा, पलामू, चतरा। और गढ़वा, पलामू, चतरा के नीचे क्या है, लातेहार। पलामू जिला से ही कट के लातेहार बना है। और फिर सबसे नीचे गुमला और सिमडेगा। बीच में देखिए एक लोहरदगा घुस गया, ये नहीं लेना है। आग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो जो महुआ चुनने के लिए सुबह सुबह जाया जाता है या फिर वृक्ष की लकड़ियों को चुनने के लिए, संग्रहण के लिए, तो उस समय रोशनी के लिए आग लगा दी जाती है लोगों के द्वारा। और ये आग के फैल जाने के कारण जंगल में आग लगती है। साथ ही साथ तेज़ हवाओं के चलने से पेड़ पौधे जो है आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसी घर्षण से आग लग जाती है। और कभी कभी पर्यटकों की लापरवाही के कारण, मतलब वो लोग सिगरेट, माचिस की तीली और बीड़ी, जलता हुआ बीड़ी को जंगल में ही फेंक देते हैं, जिसके कारण भी आग की समस्या देखी जाती है। अगला है हाथियों का आक्रमण। तो हाथियों का आक्रमण में आप लोग याद रखिएगा सारंडा और दालमा, ये मुख्य रूप से है। और मेन कारण क्या है, प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप करना और साथ ही साथ सुगंधित महुआ फूलों की ओर हाथियों का आकर्षण होना। इससे बचा कैसे जा सकता है, तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ से आग लगा करके, तथा साथ ही साथ मिर्च में आग लगाने से जो गंध उत्पन्न होती है उससे भी हाथियों से सुरक्षा मिलती है। चक्रवात की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो जिला सटा हुआ है वहाँ पे चक्रवात की संभावना ज़्यादा होगी, मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, रांची, बोकारो, ये ज़िले जो है वो चक्रवात से प्रभावित होंगे। भगदड़ की बात करें तो 4 ज़िले हैं। तो 4 ज़िले में देवघर में श्रावणी मेला है। श्रावणी मेला में काफ़ी भीड़ होती है, तो इस कारण से रांची, खूंटी एक ही था पहले, रांची से अलग हुआ है खूंटी, तो रांची में सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे इस कारण से। और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, तो जमशेदपुर भी जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी भगदड़ की समस्या देखने को मिलती है। तो बस इतना ही फैक्ट आपको लोगों को याद रखना है आपदा से संबंधित, इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन को क्या है, देखिए उसको समझते हैं। तो देखिए आपदा को होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर हम लोग आपदा के पूर्व में ही तैयारी करके रखें तो हम लोग आपदा से जो होने वाली क्षतियाँ हैं उसे कम किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन मतलब आपदा के देखिए आपदा को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा होने के पहले जो हम लोग तैयारी करते हैं, साथ ही साथ जब आपदा घटित होती है उस दौरान जो हम लोग तैयारी करते हैं, और आपदा के खत्म हो जाने के बाद जो पुनर्निर्माण वगैरह का काम करते हैं, तो ये सभी जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, तो आंसर है 2005। इसको याद रखना होगा आप लोग को। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लाई गई, 2005 में। और इसके अनुसार आपदा प्रबंधन के जो है वो 3 स्तर हैं। आपदा के पूर्व में तैयारी, आपदा के दौरान जो राहत कार्य है वो, और आपदा के पश्चात जो पुनर्निर्माण है, मतलब जो भी बिल्डिंग टूट गए, घर वर टूट गए, तो उनको, ये सड़क टूट गए, पुल टूट गए, उनको फिर से निर्माण करना है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपदा पूर्व की तैयारी क्या है, तो देखिए आपदा के नियंत्रण के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं वो करना है। साथ ही साथ हम लोग जो पूर्वानुमान के लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं, अब अगर पूर्वानुमान हो गया तो हम लोग चेतावनी तंत्र विकसित करेंगे और लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है या फिर इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो आपदा के पूर्व की तैयारी यही है कि रिसर्च करेंगे, पूर्वानुमान करेंगे, चेतावनी तंत्र का विकास करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब जिस समय आपदा घटित हो गई उस समय क्या करेंगे, तो आपदा से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी सुरक्षित निवास उपलब्ध कराएंगे, मतलब कहीं थोड़ा सा दूर में टेंट का व्यवस्था करके, साथ ही साथ भोजन, पेयजल इत्यादि की भी व्यवस्था करेंगे और चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाती है। और आपदा के पश्चात क्या करना है, तो जितने भी बिल्डिंग, पुल, रोड आपके टूट गए हैं उन सभी को फिर से बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, साथ ही साथ लोगों को पुनर्वास हेतु सहायता करना है। तो अभी जो हम लोग पढ़े इसमें से बस इम्पोर्टेंट यही है
कि भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? 2005 में। और ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अवसंरचना का विकास का प्रावधान है ताकि आपदा को मिनिमाइज किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जिसका गठन जो है 28 मई 2010 को हुआ था। ये याद रखना है आपको, भारत सरकार के द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005, और इसी के 5 साल बाद झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। मतलब जब भारत का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, तो उसके जस्ट 5 साल बाद झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। ये 2010 याद रखिएगा आप लोग बस। और भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो धारा 14 का जो 1 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो होंगे, मतलब राज्य के जो राज्यपाल होंगे, वो राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेंगे और इन्हीं को गठन करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है वो राज्यपाल को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन का शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो है आंसर राज्यपाल। भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में और झारखंड सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो 2010 में। अच्छा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के साथ साथ 9 और सदस्य भी हैं। अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, आपको ये बस याद रखना है। और पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी समिति के जो होते हैं मुख्य, वो होते हैं मुख्य सचिव, और ये आपको याद रखना है कि ये भी एक सदस्य होते हैं। साथ ही साथ और भी सदस्य होते हैं, 8 सदस्य और है मुख्य सचिव जी को छोड़ करके। तो इतना आप लोग को याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो 2010 में गठित किया गया था, उसको गठित करने का जो शक्ति है वो राज्यपाल को मिला हुआ है। किसके तहत मिला हुआ है? तो भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मिला है। किस धारा और किस उपबंध के तहत? तो धारा 14 के उपबंध 1 के तहत मिला हुआ है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 9 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो होंगे वो यहाँ के सीएम साहब होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, और एक जो होते हैं मुख्य सचिव जी होंगे सदस्य के रूप में। ये फिक्स्ड है 2। और साथ ही साथ जो राज्य कार्यकारी समिति होते हैं उसके भी हेड जो होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ समझना है। अगर राज्य कार्यकारी समिति के हेड पूछा जाए, अध्यक्ष पूछा जाए, तो वो होंगे मुख्य सचिव। लेकिन अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पूछा जाए तो उसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। और झारखंड में आपका आपदा प्रबंधन विभाग का जो गठन हुआ था वो 2004 में हुआ था। दो 2009 में आपका आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। तो योजना जो राज्य में जो आपदा प्रबंधन के लिए योजना तैयार की गई, वो योजना 2009 में तैयार हुई। और 2010 में क्या हुई थी? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन हुआ था आपका 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम जब भारत सरकार का, वो आया है 2005 में। और झारखंड में आपका आपदा प्रबंधन विभाग जो है, मतलब आपदा विभाग जो है, वो 2004 में बना है। 2009 में जो आपका योजना तैयार हुआ, इसका ड्राफ्ट जो है वो 2011 में तैयार किया गया, मतलब किस प्रकार से ये कार्य करेगा। और 2019 में जो है इसका संशोधन हुआ इसमें। तो आपको ये संशोधन याद रखना है। 2009 में जो है वो आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई, और इस योजना का जो ड्राफ्टिंग हुआ 2011 में, और संशोधन जो हुआ है 2019 में। और आपदा विभाग का गठन जो हुआ है 2004 में। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था 2010 में। और भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था वो 2005 में। तो ये सब फैक्ट जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो 4-5 जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सूखा से निपटने के लिए
बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि कब नहीं होगा? जब सूखा पड़ जाएगा। तो सूखा से निपटने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रांची के काके में है। तो सूखा से निपटने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर खनन की बात करें तो खनन के लिए खनन संस्थान एक है झारखंड में सबसे फेमस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, तो यही हो जाएगा। भूकंप से निपटने के लिए, भूकंप जैसे आपदा से निपटने के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची मेसरा में है, रांची के मेसरा में है, BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे अगर बात करें तो भूकंप, ज़मीन का कँप जाना, ज़मीन कांपना। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि भूकंप आपदा से निपटने के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना गया? तो देखिए, बिरला ये मुख्यतः सीमेंट निर्माण से संबंधित फैक्ट्रियाँ लगाती है, और सीमेंट का जो काम है वो आपका भवन निर्माण के लिए, पुल निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए उपयोग होता है। और भूकंप के होने से सबसे ज़्यादा क्षति किसकी होती है? तो बिल्डिंग का, पुल का और सड़क का, यही सब का। तो आप लोग याद रखिए, इन चीज़ों के निर्माण में किसका उपयोग होता है? सीमेंट का। और सीमेंट का कंपनी कौन है? बिरला। तो बस हो गया। अब आता है औद्योगिक आपदा। तो औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए मेकॉन, जो कि रांची में है, इसे तैयार किया गया है। इसे कैसे याद रखें? इसको देखते हैं। उद्योग कौन लगाते हैं? तो बिजनेस टाइकून्स, तो टाइकून मैकून, तो मैकॉन याद रखिएगा। एक चीज़ याद किए थे हम लोग ऊपर में, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। कैसे याद किए थे कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, और इंद्र जी भी है, वो भी भगवान है। और इंद्र जी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? आपका वज्र, और वज्र मतलब तड़ित। तो तड़ित से निपटने के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है वो रांची में है, और 2005 से ही इसमें अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। 2005 से ही आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। किनको? ऑफिसर्स को। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अधिकारियों के लिए ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संस्थान। फिर आता है आपका राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि रांची में है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें ऑफिसर्स के अलावे जो कर्मचारी है राज्य के, साथ ही साथ पंचायत चुनाव से जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, या फिर कोई स्वयंसेवक संस्थान जो है उनके जो सदस्य होते हैं, उनको आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। किसमें? तो राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान रांची में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है जेसेक। जेसेक झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो नाम में ही है स्पेस एप्लीकेशन, आगे इसको भी पढ़ेंगे, आगे भी इसको हम लिखे हुए हैं। तो इससे बाढ़, सूखा, साथ ही साथ वनों में आग संबंधी जो भी आपदा है, इसके उचित मूल्यांकन के लिए रिमोट सेंसिंग के साथ डेटा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? दूर से ही, मतलब बिना फिजिकली उस जगह पे प्रेजेंट हुए ही हम लोग उस क्षेत्र के वास्तविक वस्तु स्थिति को पता लगाते हैं। किस प्रकार से पता लगेगा? तो समझिए इसको। कोई भी वस्तु या फिर भूमि जो है या फिर जल जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। मतलब आप समझिए कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो एब्जॉर्ब करने के बाद अपने में से कुछ विकिरण को वह बाहर की तरफ निकालता है, और वह विकिरण जो होता है, मतलब रेडिएशन, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। उन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशन को मशीन के द्वारा सेंस किया जाता है, और उस पर्टिकुलर लोकेशन की एक्चुअल वस्तु स्थिति को बताई जाती है। तो यही है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के जरिए जेसेक जो है वो बाढ़, सूखा और वनों के में जो भी आग संबंधी जो भी आपदा है उसका एक्चुअल डेटा जो है वो प्रेजेंट करता है। अब NIC, झारनेट और जेपीट, ये सभी संस्थान जो है वो संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाए गए हैं। फिर आता है राज्य आपदा मोचन निधि, मतलब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो देखिए, कोई भी अगर आपदा घटित हो जाए तो आपदा से निपटने के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है, और इसी के लिए आपका गठन किया गया है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का, मतलब राज्य आपदा मोचन निधि का, जिसमें केंद्र सरकार जो है वो 75% हिस्सेदारी रखता है,
और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 25% की है। और एक एनडीआरएफ भी आपको याद रखना होगा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, जिसका गठन 2006 में किया गया है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, और 2006 में एनडीआरएफ का गठन होता है। तो ये दोनों डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2004 में झारखंड में आपका आपदा विभाग का गठन हुआ। 2010 में झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। 2009 में आपका क्या हुआ, कार्य योजना बनाई गई। 2011 में क्या हुआ, तो इसका ड्राफ्टिंग हुआ, और 2019 में इसमें संशोधन होता है। तो ये सब डेट आपके लिए बस इम्पोर्टेंट है। 2015 में आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 2015 याद रखिएगा कि विद्यालय का जब भी बात आ जाएगा तो 2015। और आपदा के समय दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग जो हम ऊपर बताए। कार्टोग्राफी क्या होता है, तो नक्शा बनाना, तो नक्शा बनाने के लिए, साथ ही साथ अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु, तो अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जेसैक का स्थापना किया गया। तो यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन से आप समझ जाइए, अंतरिक्ष से संबंधित सूचनाओं को साझा करने हेतु। लेकिन एक एडिशनल में क्या है, दूर संवेदन और कार्टोग्राफी, ये भी ऐड करना है। ये तीनों जो है, ये तीनों प्रकार के काम जो है वो जेसैक में होता है, और जेसैक जो है वो रांची में है। फिर आता है आपका जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। राज्य स्तर हो गया, अब जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं आपको बस ये याद रखना है, डीएम सर या फिर डीसी सर होते हैं। डीएम सर मतलब जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जिला समाहर्ता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, तो ये सब है। तो डीसी आप याद रखिएगा, डीसी चाहे डीएम जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और इनका क्या काम होगा, तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षण देना, आम जनता को जागरूक करना, और आपदा से संबंधित जो भी चीज़ है उनका प्रचार प्रसार करना। सेम चीज़ ब्लॉक लेवल पे आपका होगा, और ब्लॉक लेवल पे जो अध्यक्ष होंगे वो बीडीओ साहब होंगे, और जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। और ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो मुखिया होंगे। जैसे जिला स्तर पर डीएम सर और डीसी सर जो कार्य करते हैं, सेम टू सेम आपका प्रखंड स्तर पर बीडीओ सर करेंगे, और ग्राम स्तर पर जो है मुखिया करेंगे। तो ये जो आपका आपदा प्रबंधन और आपदाएं जो है, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी को एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।